सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार नमस्कार। मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री ओरांव से। ये जानने की कोशिश कि 5 मार्च को जो आदिवासी बचाओ महारैली है उसको लेकर वो क्या कहती हैं, साथ ही सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लेकर उनकी क्या विचार है, और आदिवासी बेटियों की गैर आदिवासी समाज में शादी करने को लेकर जो लाभ लेने की बात है उसको लेकर वो क्या कहती है। कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं, ट्राइबल में अपने को शामिल करना चाहते हैं, इसी को लेकर 5 मार्च को महारैली बुलाई गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री ओरांव से। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आदिवासी बचाओ महारैली, क्या कारण है कि आदिवासियों को अब बचाने के लिए महारैली करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी जितने भी दर्शक हैं, हमारे अपने आदिवासी समुदाय के लोग हैं और अन्य लोग हैं, सबको मैं पहले तो जोहार करना चाहूँगी। और जो ये 5 मार्च 2023 को जो आदिवासी बचाओ महारैली आदिवासी समन्वय समिति, यानी कि सभी आदिवासी संगठन जो झारखंड भर में हैं उनके द्वारा उनके साथ मिलके हम लोग ये आयोजित कर रहे हैं। मतलब ये किसी एक दो व्यक्ति का नहीं है, इसमें हम लोग सभी लोग आदिवासी समाज इसमें खड़ा हो रहा है अपने हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार को भी बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए और सबसे बड़ी अपनी पहचान को बचाने के लिए। जो बाहरी अतिक्रमण हो रहा है हम लोग लगातार देख रहे हैं, आज सब दुनिया जान रही है कि किस तरह के अतिक्रमण हमारे अपनी पहचान और अस्तित्व पे हो रहे हैं, जिसमें गैर आदिवासी जो आदिवासी बनने की कयावत जो कर रहे हैं वो भी झारखंड बनने के बाद में। तो ये स्पष्ट रूप से है कि राजनीतिक ही लाभ लेने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। आदिवासियत से अगर कोई नाता रहता ऐसे समुदायों का तो निश्चित रूप से वो झारखंड बनने से पहले से ही इनकी मांग चलती आती, मगर हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से हमारी राजनीतिक जो है जो ज़मीन है उस पर कब्जा करने का, हमारी अपनी विरासत जो हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने का, और इस तरह से जो गैर आदिवासी जो आदिवासी नहीं है अगर वो शामिल होते हैं आदिवासियों में, असली आदिवासियों के समुदाय में, तो निश्चित रूप से असली आदिवासियों को इससे नुकसान होगा। और एक बात है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा जो जनगणना का काम देश भर में जो होता है हर 10वें साल में, तो जो प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र है उसमें से हमारा जो कलम कोड जो है वो हटा दिया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको हम पुनर्स्थापित करे 2011 तक, जो उसी कलम कोड के द्वारा ही जो हमारी जनगणना हुई थी। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है जिसका हम लोग वैसे तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10.5 करोड़ की, मगर 15 करोड़ से ऊपर ही होंगे मगर नीचे नहीं होंगे। तो ऐसी आबादी को पहचान विहीन, अस्तित्व विहीन बनाने की जो कयावत हर तरीके से चल रही है उसका हम विरोध करते हैं। आदिवासी समाज इसके लिए बहुत आक्रोशित है और जो हमारी अन्य भी जो समस्याएं हैं जो अभी तक आज तक हमारी 5वीं अनुसूची के हिसाब से जो हमारे संवैधानिक रूप से हमें जो सारी व्यवस्थाओं को जो कायम करने की जो बात है वो अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए ये आदिवासी रैली अब सभी लोग महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें रुझान अब आप देखिए इस रैली में सभी आदिवासी समुदाय, मतलब कोई एक विशेष समुदाय का नहीं है, सभी आदिवासी समुदाय अपनी चट्टानी एकता को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दूर दूर से, ना सिर्फ झारखंड के 5 प्रमंडल से बल्कि अन्य पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और किन गंभीर मुद्दों को आप महारैली में उठाएंगे और उन पे भी जो है कि विरोध प्रदर्शन की जाएगी? मुख्य मांगे क्या होंगी? मुख्य मांगे तो ये है कि हम लोग लगातार जो है देखते हैं कि हमारी जो अपनी जो CNT की ज़मीन है, SPT की ज़मीन है, वो भी कानून होने के बावजूद भी उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आजकल आज के डेट में ज़मीन दलाल इतने हावी हो गए हैं कि वैसे हमारी जो रहती ज़मीन के साथ साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी ज़मीन जो है वो लगातार उस पर जो है बड़ी बड़ी पार्टियां उस पर हमला कर रही हैं और हमारे बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी उसमें
जिस तरह की कड़ी कार्रवाई सरकार तौर से हम लोगों को दिखनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई है। पेशा कानून इस राज्य में आज तक जो है उसका प्रारूप जो इतने मतलब 22 साल बाद भी अभी तक वो उस प्रक्रियाधीन है, अभी तक उसका खाका पूरा नहीं बन पाया है ना। अब लागू कब होगा इसका तो हम लोगों को संशय ही है। समता जजमेंट की भी बात हुई, को भी लागू करने की बहुत लंबे समय से मांग इसलिए भी है क्योंकि सबको पता है अभी G20 के भी जितने आए हैं हमारे प्रतिनिधि अन्य देशों से विदेशों से, वो भी कह रहे हैं कि 40% का जो खनिज पदार्थ सिर्फ एक ही राज्य में मतलब मिलता है। आपको यूरेनियम से लेके जो है आपको कोयला तक मिलता है, लोहा तक मिलता है, अब्रक मिलता है, क्या नहीं है। 16 तरह के जो खनिज पदार्थ हैं वो इस राज्य से मिलते हैं, मगर फिर भी ये राज्य जो है पिछड़ा हुआ है, आज तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। तो हमारी जो खनिज जो नीति होनी चाहिए वो नहीं आज तक नहीं हो पाई है। नहीं तो फिर उसका सही तरीके से राजस्व जो है वो प्राप्त, क्योंकि मैं खुद एक बार समता जजमेंट की उप कमेटी में रह के मुझे 5 प्रमंडल में घूमने का मौका मिला है और मैंने देखा है किस तरह की खामियां जो हैं चल रही हैं, जिसके चलते राजस्व का जो घाटा इस राज्य को बहुत उठाना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है और निश्चित रूप से ये हमारे साथ अन्याय है, जिसका सही जो प्रतिशत जो निकलता तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के विकास में सही तरीके से जो है उसको लगाया जाता। TSP का भी जो है हम लोग सिर्फ ये हवाबाजी ही चलती है, मगर TSP का क्या लाभ लोगों को यहाँ पर लोगों को ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह का मिल रहा है, ये भी मतलब कोई आंकड़े यहाँ सही नहीं है। तो और सिर्फ इसी राज्य में ही नहीं, अन्य राज्यों की भी यही बात है। तो हम लोग जो अन्य राज्यों से भी हमारे बगल के राज्यों से भी जो आ रहे हैं उनकी भी यही धारणा है बन चुकी है कि हमारे लोग जो इस देश का असली राजा और मालिक रहा है, कहलाया जाता है, बोलने को तो लोग बोल देते हैं, लिप सर्विस से चल रही है यहाँ पर, मगर उसके लिए व्यवस्थाएं कहाँ पर बन रही हैं सही तरीके से संवैधानिक रूप से। जो हमें अनुच्छेद 244 में जो सारी हमारी व्यवस्थाओं को यथावत करने की बात हुई है, तो वो सब तो नगण्य ही हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मामले जो हैं और भी जो हमारे समाज से जुड़ी हुई ज़मीन से संबंधित ही हैं, वो सभी हम लोग उस पर बात करेंगे। और मैंने बताया जो हमारा कलम कोड जो है वो पहचान के बतौर हमको चाहिए, और जितने अतिक्रमण बाहरी अतिक्रमण हमारे समाज के ऊपर हो रहे उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो पहचान जो चाहिए वो तो सरना धर्म कोड की एक तरफ बहुत ज़ोर से मांग उठ रही है और दूसरी तरफ आपके द्वारा आदिवासी धर्म कोड की मांग उठाई जा रही है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि बाबा कार्तिक उरांव ने ही सरना धर्म, सरना पहचान, सरहुल, सरी कुजू का पहचान दिया, तो अब सरना धर्म कोड को लेकर अलग उन्होंने आदि धर्म के बारे में भी बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इन सब बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से रखा था। और जब हम लोग सरना, तो वो देखिए ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जिसकी मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हूँ झारखंड में। उन्होंने आखिर सिर्फ बिहार के ही आदिवासियों को देख के ये संगठन को क्यों नहीं वहीं पर विस्तार किया, वो पूरे देश में क्यों घूमे, क्योंकि वो देश भर के आदिवासियों को एकजुटता में एक सूत्र में बांध के उनको एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। तो पूरे देश के आदिवासियों को उन्होंने एक नज़र से देखा। तो निश्चित रूप से तभी लोग आपके साथ चल पाएंगे जब सबकी भावनाओं का, मान सम्मान का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समुदाय के लिए एक ही कोड है, एक ही कॉलम है, तो उसी तरह से देश भर के आदिवासियों के लिए भी तो एक ही कॉलम कोड होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। तो पहले तो मैं भी सरना के उसमें वो चल रही थी, मेरी भी वो उसके लिए मैंने भी मानव श्रृंखला का हम लोग ने सबने मिलके किया था इसमें। मगर जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि नहीं, पिताजी की जो विचारधारा ही बहुत व्यापक थी, वो सबको लेके हर तरह के लोगों को लेके चलना चाहते थे। और उन्होंने केंद्रीय सरना समिति सिर्फ झारखंड में क्यों बनाई, वो यहाँ पर जो सरना मानने वालों पे ही क्यों प्रचलित है, वो बाकी लोगों में नहीं है। तो वो कोई भी विचारधारा कहीं पर भी थोपना नहीं चाहते थे, मगर वो सबको साथ भी लेके चलना चाहते थे। तो इसीलिए जब ये बोलते हैं कि कार्तिक बाबा की बेटी इस तरह की बात करती है, तो उनकी विचारधारा को समझने की ज़रूरत है। और मैं उनकी विचारधारा का बहुत सम्मान करती हूँ, और उनकी बातों को जब मैं समझा तो मैंने तुरंत अपना स्टैंड चेंज किया कि नहीं, हम लोग जो हैं
सिर्फ एक राज्य की या कुछ 4-5 गिने हुए राज्यों की ही हम लोग आदिवासियों की बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग को पूरे देश भर के आदिवासियों को साथ लेके चलने की बात सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। और आज के डेट में तो देश भर के आदिवासी अपनी अलग अलग कोया, परनेम, टोडी और भीली और गोंडी और कोया परनेम या फिर आपका ये क्या कहते हैं विरसायत या आदि धर्म के भी जो वकालत करने वाले लोग जो हैं वो लोग भी आज आदिवासी धर्म कोड की ही मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो स्पष्ट ये भी हुआ है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जनगणना का काम शुरू हुआ था, उस समय हमें ये आदिवासियों को ये देखा गया कि वो किसी भी धर्म से उनका वास्ता नहीं है, वो प्रकृतिवादी हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसीलिए हमें अलग कॉलम कोड में इसलिए रखा गया, ट्राइब्स, ट्राइबल, एबोरिजिनल, एबोरिजिन, एनिमिस्ट, इस तरह के, और ट्राइबल रिलीजन और ट्राइब्स करके भी हमारे लिए अलग कॉलम कोड जो 1941 तक चला। फिर आज़ादी के बाद हमें जो है ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सवेशन यानी आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताओं के भी मतलब कलम कोड में रखा गया, तो जो 2011 तक चला। मगर 2014 के बाद जो ये इस तरह की बातें आने लगी कि सरना सनातनी एक हैं, आदिवासी हिंदू है, इसलिए उसको अलग अलग कोड कॉलम क्यों, करते करते वो हमारा कॉलम ही हटा दिया लोगों ने। तो निश्चित रूप से ये बहुत अपमानजनक स्थिति है हमारे लिए कि हम जब और लोग भी बोलते हैं कि आप देश के असली मालिक हैं, असली राजा हैं, तो फिर मगर हमारी पहचान के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों। और ये जो है निश्चित रूप से ईमान सम्मान से जुड़ा हुआ हम देखते हैं कि हमारी पहचान 15 करोड़ की आबादी का समुदाय जो इस देश का असली मालिक रहा है हमेशा से, उसकी पहचान के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के उस मतलब उस मंशा के तहत हम लोगों के साथ ये किया जा रहा है। अगर क्योंकि आदिवासी का कॉलम नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से सरकारी रूप से हिंदूकरण हमारा किया जाएगा। एक सवाल और है ये कि जो बार बार उठता रहा है, हर संगठन, हर अगुवा जनों ने ये उठाया है कि आदिवासी समाज की अगर कोई बेटियां हैं और गैर आदिवासी समाज में उनकी विवाह होती है तो उन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा सवाल ये भी तो है कि अगर आदिवासी बेटा किसी गैर आदिवासी बेटी से शादी करता है तो क्या उसको भी किसी तरह से कोई लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किस तरह से आप समर्थन करती हैं या फिर इसे नकारती हैं? एक व्यवस्था रही है हम लोग के समाज की, तो अगर कोई गैर आदिवासी मर्द अगर आदिवासी महिला से शादी करता है तो निश्चित रूप से उस महिला का तो उस समाज में आपका एक तरह से क्या बोलेंगे उसको कन्वर्ट हो गई, तो उसको उसी खांचे में चलना चाहिए अगर वो चली ही गई है। और जहाँ एक आदिवासी लड़का अगर गैर आदिवासी लड़की से शादी करता है तो निश्चित रूप से उसका खानदान का जो नाम है और वो जो है वो चलेगा उसके साथ में। अब वो बेटी का जो आई है, बहू आई है, उसके तो परिवार का सरनेम तो नहीं चलेगा, ना ही वो व्यवस्थाएँ चलेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है और इसीलिए लोग विरोध करते हैं कि क्योंकि आदिवासी महिला से शादी करके जो गैर आदिवासी मर्द जो हमारे अपने पंचायत के चुनावों वगैरह में भी देखा जाता है कि वो लोग सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही, चाहे ज़मीन खरीदना हो, और अब तो जब से पंचायत का त्रिस्तरीय हो गया है तब से तो उसमें ही उन लोगों का ध्यान है कि किसी तरह से हम लोग उस अपनी पत्नी को खड़ा करें, महिला को खड़ा करें और उसका लाभ ले सकें। ये जो आम देखा जाता है और हर चुनाव में इसका विरोध करता है आदिवासी समाज। मतलब आप क्या बोलती हैं कि ये जो है कि आदिवासी बेटियां अगर गैर आदिवासी से शादी करती हैं तो उन्हें ये जो ट्राइबल्स के द्वारा जो हक और अधिकार मिलता है वो सभी जो है कि नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं मिलना चाहिए। ये चीज़ें हैं और मतलब उनके बच्चों को भी अपने पिता का नाम मिलना चाहिए ना। यहाँ तो ये होता है कि माँ का नाम लेके चल रहे हैं और फिर वो आरक्षण का लाभ लेते हैं इसमें, तो ये नाच गवारा हो जाता है सब लोगों को स्वाभाविक रूप से कि अगर आप चले ही गए हैं तो आप पिता के उस पे चलिए ना, उनके सामाजिक तौर तरीके पे चलिए। आप यहाँ का लाभ क्यों ले रहे हैं? तो उसी में वहीं पर मंशा साफ हो जाती है कि किस तरह से मतलब क्यों कर हमारी जो बहनों से या हमारी समाज की महिलाओं से क्यों शादी की जा रही है? ये लाभ लेने के लिए ही, ये साफ दिखता है। जबकि अगर उनको स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो उनको अपने सामाजिक जो व्यवस्था है गैर आदिवासी समाज की, उसमें उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए।
तो निश्चित रूप से ये सभी इस बात से नाराज रहते हैं और ये क्योंकि लाभ लेने की जो मनोवृत्ति यहाँ पर जो स्पष्ट झलकती है, इसीलिए इसका विरोध होता है। क्यों कर मतलब अगर शादी हो गई है तो वहाँ के हिसाब से आप चलिए, तो यही है। और क्योंकि फिर हम लोग गाहे बगाहे ये भी देखते हैं कि ज़मीन के दलाल वगैरह भी आदिवासी महिलाओं को फंसा के और फिर उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उसका लाभ लेते हैं, अपनी पति के नाम से फिर वो ज़मीन का कारोबार करते हैं उनके नाम से खरीद के। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता है और लोग इसीलिए इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। तो वो कहीं से भी मतलब गलत बात नहीं कर रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। जो सामने से दिखता है हम उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, उसका विरोध तो होगा ही।